गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले इसका पार्टीशन किया, तो उसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन था और एनालॉग था। तो एनालॉग के हमने पार्ट से जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स कोड मॉड्यूलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने जब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा था तो वहाँ पर पल्स या कैरियर का पल्स या कैरियर मैसेजिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी विड्थ क्या रहती है, नियत रहती है। जब हमने डिस्कस किया था पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तो वहाँ पर आपका क्या रहता है कि विड्थ परिवर्तित होती है मैसेजिंग सिग्नल के अनुसार, लेकिन वहाँ पर क्या नियत रहता है, आयाम नियत रहता है। इसके अलावा हमने पल्स पोजीशन भी देख लिया था, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, जिसमें क्या होता है कि आपकी विड्थ के अकॉर्डिंग राइजिंग एज ले लीजिए या आपका फॉलिंग एज होता है, उसके अनुसार क्या होता है कि उसका पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो ये एनालॉग के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज डिजिटल का पार्ट है पल्स PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब देखिए कि सबसे पहले जैसे आपके पास यहाँ पर लो पास फिल्टर है, ठीक है, थोड़ा साइज में बड़ा बना दें। ठीक है, यहां पर आपके पास मैसेज सिग्नल है m(t). ठीक है, ये मैसेज सिग्नल सबसे पहले लो पास फिल्टर को दिया जाता है। ठीक है, मैसेज सिग्नल किसको दिया जाता है, लो पास फिल्टर को दिया जाता है। ठीक है, पहले मैं ब्लॉक्स बना देता हूं। ठीक है, यहां पर सैंपलर आएगा और सैंपलर के बाद में यहां पर आपका क्वांटाइजर आएगा। ठीक है, और क्वांटाइजर के बाद में यहाँ पर आपका एनकोडर आएगा। ठीक है, और ठीक है, एनकोडर के बाद में आपका यहाँ पर रिपीटर आएगा। ठीक है, तो रिपीटर की मैंने 1 और 2 और 3 स्टिच लगा दी। ठीक है, और यहाँ पर आपका डिकोडर आ गया। डिकोडर से रिकंस्ट्रक्शन, यहां पर आपको वापस मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो देखिए ये मैंने क्या है, ब्लॉक्स बना दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है, मैसेज सिग्नल m(t), जो क्या है, एनालॉग सिग्नल है। क्या है, एनालॉग सिग्नल। ठीक है, लो पास फिल्टर क्या करेगा, हमेशा लो फ्रीक्वेंसी को ही क्या करेगा, पास करेगा। केवल आपके पास इसके आउटपुट में क्या मिलेगी, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, फिर यहां पर सबसे पहले लगा होता है सैंपलर। तो सैंपलर हमेशा क्या करता है कि जो आपका एनालॉग सिग्नल है उसको डिस्क्रीट सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है, डिस्क्रीट। तो वहां पर क्या होता है कि आपका जो एनालॉग सिग्नल है उसका टाइम के साथ क्या होगा कि जो वेव होगी उसका प्रत्येक क्षण पर
अलग अलग वैल्यू प्रदर्शित करेगा। कौन? सैंपलर। अब जो सैंपलर होगा, यहां पर जो मैसेज सिग्नल था आपका क्या था? m ऑफ t। यहां पर आपका मैसेज सिग्नल क्या था? m ऑफ t। वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? m इंटू NTS में। ठीक है, मैसेज सिग्नल को अलग अलग पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्या होता है? क्वांटाइजर। क्या लगा होता है? क्वांटाइजर। क्वांटाइजर क्या करेगा कि जो डिजिटल फिक्स्ड वैल्यू है उसके साथ इसकी क्या कराता है? तुलना कराता है, और यदि इसमें कोई एरर होती है तो उसे क्या करता है? असाइन करता है। और जो क्वांटाइजर की एरर होती है उस एरर को हम क्वांटाइजर एरर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो सिग्नल प्राप्त होगा आपको, m क्वांटाइज्ड हो गया q। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया? n इंटू ts लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर ये किस साइज में होगा? तो इसका साइज क्या रहेगा? l इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, अब आपका क्वांटाइज्ड होने के बाद यहां पर एनकोडर लगा होता है। एनकोडर ये क्या करता है कि इस वैल्यू को कोड वर्ड में परिवर्तित कर देता है। तो यहां पर जो आपको सिग्नल प्राप्त होगा वो क्या होगा? कोड वर्ड होगा। क्या होगा? कोड वर्ड होगा। अब क्या है? इस कोड वर्ड को यहां पर रिपीटर को क्या किया जाता है? दिया जाता है। फिर यहां पर वापस से आपका क्या लगा दिया मैंने? रिपीटर। और यहां पे मैंने 3 स्टेज ली है रिपीटर की। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वैल्यू आपकी रिपीट हो जाए, और उसमें यदि किसी पार्ट्स की क्या होती है? मिसिंग होती है, तो वो रिकवर किया जा सकता है रिपीटर के माध्यम से। उसके बाद में यहां पर मैंने क्या लगा दिया? डिकोडर। डिकोडर। ठीक है, तो यहां तक आपका सिग्नल क्या था? कोड वर्ड में ही था। किसमें था? कोड वर्ड में। यानी कोड वर्ड यहां पे क्या होगा? 0101 की फॉर्म में आपकी वैल्यू रहेगी। तो आपका ये जो पार्ट है क्वांटाइजर और एनकोडर है, इसे हम क्या कहते हैं? हमेशा ध्यान में रखना है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, और यहां पर जो आपका सिग्नल होगा वो क्या होगा? सिग्नल प्लस में नॉइज होगी। ठीक है, यहां पर नोट कर दीजिए, कोड वर्ड क्या है? सिग्नल प्लस नॉइज। रिपीटर के बाद में आपके पास केवल सिग्नल शेष रहेगा। डिकोडर यहां पर क्या करेगा? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर देगा। किसमें? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का कार्य करेगा कौन? डिकोडर। ठीक है, और यहां पर आपका क्या होगा? रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर होगा। रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्या है? इसका ब्लॉक डायग्राम है। किसका? पीसीएम का पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब हम एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में यही पार्ट हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, क्योंकि ये पार्ट आपको समझ में आ जाता है तो आगे का क्या है? काफी आसान रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं किसकी? सैंपलर की। ठीक है, सैंपलर। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, सैंपलर क्या करता है कि जो एनालॉग सिग्नल है उसे डिस्क्रीट सिग्नल में परिवर्तित करता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखना है। क्या लिखेंगे? सैंपलर
एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये जो आपका यहां पर सैंपलर है, सैंपलर, ठीक है, इसको हम यहां पर क्या देंगे, मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी। ये क्या है, एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, और ये किस में परिवर्तित करेगा, इसे डिस्क्रीट में, यानी एम किस फॉर्म में, एन इंटू टी एस में। ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, जैसे यहां पर आपका ये सिग्नल है, ठीक है, ठीक है, ये सिग्नल है आपका एम ऑफ टी। तो सैंपलर सर्किट क्या करेगा कि इसे डिस्क्रीट में परिवर्तित करेगा। तो ठीक है, यानी इसे अलग अलग पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा इस पर। तो ये क्या है आपका सैंपलर। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस सिग्नल में कौन परिवर्तित करता है, सैंपलर करता है। ठीक है, और सैंपलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है fs इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, मैसेज सिग्नल की डबल होती है। ठीक है, उसके बाद में इसको किससे गुजारा जाता है, लो पास फिल्टर से। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम यहां पे क्या लिखेंगे कि मैसेज सिग्नल लो पास फिल्टर से गुजारा जाता है। ठीक है, अब जो आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है, तो जितनी मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको नाइक्विस्ट रेट कहते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सैंपलर की मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, सैंपलर की मिनिमम फ्रीक्वेंसी नाइक्विस्ट रेट कहलाती है। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सैंपलर की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, नाइक्विस्ट रेट कहते हैं। तो यहां पर सैंपलर की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2fm। तो आपकी नाइक्विस्ट रेट क्या होगी, nr बराबर 2fm हो गया। nr बराबर क्या हो गया, 2fm हो गया। तो ये तो क्या हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इंटरवल यानी टाइम, तो नाइक्विस्ट इंटरवल या टाइम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि T ऑफ S बराबर 1 में Fs। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू रखोगे आप T ऑफ S बराबर 1 में 2fm। ये क्या गया, नाइक्विस्ट टाइम हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है कि जो आपका सैंपलिंग टाइम है
और फ्रीक्वेंसी है उसमें रिलेशन देखना है। तो हम फर्स्ट केस में क्या देखते हैं कि जैसे fs है आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और टाइम, ठीक है। तो आपको पता है कि जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस दौरान रिकंस्ट्रक्शन यानी आपके सिग्नल को वापस से निर्मित करना आसान रहेगा, लेकिन अधिक सिग्नल मल्टीप्लेक्स नहीं किए जा सकते। तो हम क्या लिखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन इजी हो जाता है इस केस में, लेकिन क्या है, मोर सिग्नल या अधिक सिग्नल मल्टीप्लेक्स करवाना कठिन है। कब, जब आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अधिक होती है और सैम्पलिंग टाइम कम होता है, या आप कह सकते हो नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट टाइम में संबंध देखते हैं उस समय। अब सेकंड केस में इसका ले लो कि आपकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम है, तो टाइम क्या होगा, अधिक होगा। इस केस में क्या होगा, इसका विपरीत रहेगा, यानी रिकंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट होगा और मोर सिग्नल मल्टीप्लेक्स करवाना इजी रहेगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, कठिन और अधिक सिग्नल मल्टीप्लेक्स करवाना आसान। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, किससे, आपके सैम्पलर से। अब उसके बाद में आपका क्या आता है, यहां पर क्वांटाइजर आता है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, थर्ड, क्वांटाइजर। तो क्वांटाइजर क्या करेगा, हमेशा कि जो आपका सैम्पलर के द्वारा प्राप्त आउटपुट है वो कौन सा है, डिस्क्रीट सिग्नल है, उसको फिक्स डिजिटल के साथ तुलना कराएगा और उसमें कोई भी एरर होती है तो उसे क्या करता है, सेपरेट करता है। तो यहां पर आपका जो क्वांटाइजर है, क्वांटाइजर, इसको आप क्या दे रहे हो, सिग्नल कौन सा, m इंटू NTS, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, क्वांटाइज्ड सिग्नल, मिलेगा। तो क्वांटाइज्ड सिग्नल मिलेगा, तो यहां पर सिंबल क्या लिखोगे, MQNTS मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, L इक्वल टू 2 की पावर n होगा, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं। अब देखो, तो वहां से जैसे मान लीजिए आपके पास n का मान 2 है, तो L का मान कितना होगा, 2 की पावर 2 यानी 4। तो कितना बिट PCM होगा आपका, तो n बिट यानी 2 बिट क्या होगा, PCM होगा, पल्स कोड
मॉड्यूलेशन होगा। और यदि आप n का मान 3 लेते हो तो L इक्वल टू क्या होगा, वहां से फॉर्मूले से 8 होगा और आपका कितना बिट होगा, 3 बिट पल्स कोड मॉड्यूलेशन होगा। और यदि आप n का मान, यदि यहाँ पर आप n लेते हो तो L इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर n, और ये कितना बिट होगा, n बिट पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में क्वांटाइजर क्या करता है, हमेशा जो इनपुट है आपका, ठीक है, उसको किसके साथ तुलना कराएगा, फिक्स्ड डिजिटल सिग्नल के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, क्वांटाइजर इनपुट सिग्नल। कौन सा है इनपुट सिग्नल आपका, यहां पर m इंटू NTS है कि फिक्स्ड डिजिटल सिग्नल से तुलना करवाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि क्वांटाइजर इनपुट सिग्नल MNTS की फिक्स्ड डिजिटल सिग्नल से क्या कराता है, तुलना कराता है। जो एरर असाइन होती है उस एरर को क्या कहते हैं, हमेशा क्वांटाइज्ड एरर कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, तथा उत्पन्न एरर को क्वांटाइज्ड एरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वांटाइज्ड एरर कहा जाता है। और यहां पर जो आपका क्वांटाइजर होगा वो हमेशा एनकोडर पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, एनकोडर पे। जैसे ये क्वांटाइजर L इक्वल टू 2 की पावर n है, ठीक है, तो यहां पर ये जो n है किसको प्रदर्शित कर रहा है, एनकोडर को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि क्वांटाइजर लेवल हमेशा एनकोडर की संख्या पर ठीक है, किसकी संख्या पर, एनकोडर की संख्या। तो क्वांटाइजर लेवल हमेशा एनकोडर की संख्या n पर निर्भर करता है। ठीक है, क्यों कि L इक्वल टू क्या है, 2 की पावर n, तो यहां पे n क्या है, आपके एनकोडर है, और L क्या है, आपका क्वांटाइजर है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपके पास n का मान 2 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो सिग्नल होते हैं आपके पास, जो आपके पास इनपुट सिग्नल है, तो वो क्या होते हैं कि क्वांटाइज्ड लेवल के लगभग पास में ही रहते हैं। जैसे कोई वैल्यू आ गई 1.4 आ गई, तो वो किसके करीब है, आपके 1 के करीब है, तो क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, कि आपके पास V मैक्सिमम मान है, वो दे दिया 8 वोल्ट, और V मिनिमम आपको दिया है 0 वोल्ट, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास 2 बिट क्या कराना है, आपको पल्स कोड मॉड्यूलेशन कराना है। क्या कराना है, 2 बिट पल्स कोड मॉड्यूलेशन कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि एनकोडर की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, यानी n का मान आपको 2 दिया है,
ठीक है, तो यहां से L बराबर निकालोगे तो 2 की पावर 2 यानी कितना आ गया 4 आ गया। ये वैल्यू नोट कर लिया आपने। तो यहां पर जो स्टेप साइज होगा क्या होगा, स्टेप साइज होगा वो क्या होगा, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम डिवाइड बाय L। तो V मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दी आपको, यहाँ पर V मैक्सिमम की वैल्यू आपको 8 माइनस 0/4 यानी स्टेप साइज कितना हो गया 2 वोल्ट का हो चुका है। स्टेप साइज कितने का हो चुका है 2 का हो चुका है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में यहां पर कुछ वैल्यू ले लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर वैल्यू ले ली, जैसे आपके पास सैंपल्ड वैल्यू है, सैंपल्ड वैल्यू जैसे मैंने ले ली 1.4 2.8 3.5 5 पॉइंट ले लेता हूं मैं 3 पॉइंट, ये 1 में हो गया। जैसे एक वैल्यू 0 ले लो या चलो इतना ले लो और 7 ले लिया, है ना, ये अलग अलग वैल्यू ले ली। ये कौन सी सैंपल्ड वैल्यू। तो क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या होगी, क्वांटाइजर क्या कहता है कि क्वांटाइजर लेवल के पास में होगी। ये कितने हैं 1 के पास में है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये आपकी 5 हो जाएगी और ये आपकी 7 हो जाएगी। तो एनकोडेड वैल्यू क्या होगी, एनकोडेड वैल्यू। अब देखो एनकोडेड वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 2 बिट्स में होना चाहिए, केवल 2 बिट्स के लिए। देखिए इसको 00 कोड दे दिया अपन ने, इसको 01 दे दिया, इसको 10 दे दिया और 11। तो यहां से आपके पास कोड वर्ड बन चुका है। कोड वर्ड क्या बन गया 0 3 टाइम्स 1 0 1 1, ये कोड वर्ड तैयार होगा। यानी यहां पर आपके पास क्या था, एनालॉग सिग्नल था। यहां पर रिपीट कर रहा हूं मैं कि यहां पर आपके पास में एनालॉग सिग्नल था। तो एनालॉग सिग्नल को हमने सबसे पहले लो पास फिल्टर से गुजारा, यानी केवल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ। और वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सैंपलर से गुजारने पर वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस से डिसकंटिन्यूअस में हो गया। अब क्या है, उसको क्वांटाइजर में भेजा गया। क्वांटाइजर में यहाँ पर क्वांटाइजर और एनकोडर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो क्वांटाइजर क्या करता है, हमेशा उस सैंपल्ड वैल्यू की फिक्स डिजिटल वैल्यू से क्या करा देता है, तुलना करा देता है। तो इसने तुलना कराई और इसमें यदि कोई एरर उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड एरर कहते हैं। और यहाँ पर एनकोडर क्या करता है कि आपका जो वैल्यू है और आपको कोड वर्ड दिया है तो उस कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये यहाँ पर आपके पास जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, कोड वर्ड होगा। तो इस सिग्नल में क्या हो सकती है, नॉइज भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्वांटाइज्ड एरर क्या होगी, ये भी नोट कर लीजिए, क्वांटाइज्ड एरर। ठीक है, ये क्यू का मतलब क्वांटाइज्ड, ई का मतलब एरर। तो ये क्या होगी आपकी एम क्यू ब्रैकेट में NTS, ठीक है, माइनस M इंटू NTS। ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कल की क्लास में जब हम इसकी वेवफॉर्म डिजाइन करेंगे तो वहां पर ये वैल्यू आवश्यक है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 2 बिट पल्स कोड मॉड्यूलेशन है तो वहां पर एनकोडर की संख्या कितनी हो गई, n किसको पढ़ता है, प्रदर्शित करता है एनकोडर को। तो n का मान 2 है तो यहाँ पर जो L है किसको प्रदर्शित कर रहा है, क्वांटाइजर को। तो क्वांटाइजर कितने हो गए, 4 हो गए। तो वहां पर स्टेप साइज निकाला जाएगा। तो V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम वो किस पे निर्भर करेगा, क्वांटाइजर की वैल्यू पर। तो ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं,
ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में यहाँ पर आपका सिग्नल क्या है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसे वापस डिजिटल से वापस एनालॉग में परिवर्तित कर देंगे। यही इसकी रिवर्स प्रोसेस रहेगी। और वेवफॉर्म किस प्रकार से डिजाइन की जाती है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।